हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। आज का जो टॉपिक है केंद्रीय बजट 2023-24 में बिहार को क्या मिला, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं, आपका दोस्त और होस्ट अमरिंदर तिवारी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह, यदि बीपीएससी के आप सीरियस कैंडिडेट हो तो यहाँ से प्री से क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है। इसके साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आवर चैनल इज़ टोटली डेडिकेटेड टू बीपीएससी प्रिपरेशन। तो ये टॉपिक जो है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब से जीएस थर्ड पेपर का एलोकेशन हुआ है और हाल ही में जो ट्रेंड देखे हो जीएस सेकेंड पेपर में जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है वो सारा जो है बिहार इकोनॉमी से एफिलिएटेड क्वेश्चन पूछा था। तो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट। उसी नए कंसेप्ट पे ये नया जो है एक एनालिसिस आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आई होप कि आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। देखिए, पहली बात करें यदि इस टॉपिक के शीर्षक की कि केंद्रीय बजट 2023-24 में बिहार को क्या मिला, तो स्पेशली हमें पहले क्या मिला इसको जानने से पहले हमारे राज्य का डिमांड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, अभी नीड क्या है, इसको समझना जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अत्यावश्यक है। ठीक है, तो पहले जो मुख्य डिमांड है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा करी जाती है उसको देख लेते हैं, तभी जाके हम इस डिमांड को पूर्ति करने में जो केंद्र सरकार का जो बजट है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए कितना जो है फुलफिल कर पा रहा है इसको हम समझ लेंगे। देखिए कि केंद्रीय बजट से क्या क्या मांगता रहा है हमारा स्टेट। पहले तो विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करी जाती है हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो आपके मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि भैया ये विशेष राज्य का दर्जा क्या है, इसके पीछे, इस डिमांड के पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, इससे यदि ये फुलफिल हो जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो इससे क्या लाभ मिलेगा। ऑब्वियस मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा सब आगे की स्लाइड में इन शॉर्ट, क्योंकि यदि मतलब गहनता में जाएं तो पूरा ये 1 घंटे का चर्चा का विषय है। ठीक है, उसी तरीके की क्या कहा, मतलब दूसरा डिमांड है केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सीमित करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इसमें केंद्र का अंश जो है 90% करना चाहिए। और इसके साथ साथ गार्ड प्रबंधन नीति लाने के भी जो राज्य सरकार है केंद्र सरकार से हमेशा डिमांड करती है। तो अब चलिए एक एक करके इस डिमांड के पीछे का लॉजिक और इससे क्या लाभ हो सकता है इसके बारे में देख लेते हैं। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, इस साल का यूनियन बजट है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं बिहार के लिए, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, बिहार राज्य का जो दर्जा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब विशेष राज्य का दर्जा किसी स्टेट को दिया जाता है ना, मान लीजिए विशेष राज्य का दर्जा इस स्टेट को दे दिया जाए तो ये स्टेट जो है टैक्स हॉलीडे के रूप में विकसित हो सकता है और बहुत सारे पैसे इसको दे दिए जाएंगे ब्याज फ्री और फ्री में। तो ये क्या होगा, अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो करेगा, एम्प्लॉयमेंट खर्च करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे खर्च करेगा, एजुकेशन पे खर्च करेगा, हेल्थ पे खर्च करेगा। तो बिहार इसलिए डिमांड करता है कि देखिए, एक तो हम भू आबद्ध राज्य हैं, तो भू आबद्ध राज्य होने से जो जल परिवहन का लाभ होता है ना वो बिहार को नहीं मिल पाता है। बिहार अपने जो विदेशों से कुछ चीज़ें मंगाता है या अपना जो भी उसका प्रोड्यूस है वो कहीं विदेश भेजना होता है तो कलकत्ता पोर्ट के बांग्लादेश मतलब पश्चिम बंगाल के पोर्टों का जो है यूज करता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी लागत हो जाती है। तो ऑब्वियस जो है जो प्रोडक्शन होता है यहाँ तक पहुँचने में, कोस्टल एरिया तक पहुँचने में ही इस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाती है। तो यहाँ पे मतलब इसका वस्तु बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियस मान लीजिए किसी वस्तु का, ये एक वस्तु है, इसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है 100 रुपये में, और इसको विदेश भेजने से पहले या जो फॉरेन मार्केट है वहाँ भेजने से पहले पोर्ट तक पहुँचने में इसमें और माल ढुलाई में 100 रुपया लग जा रहा है। तो ये 200 रुपये की वस्तु हो गई ना, तो ये कहीं ना कहीं महंगी हो जाएगी, विदेशी मार्केट में जाएगी। तो उसके बाद उसका जो मतलब सीमा शुल्क वगैरह होता है वो सारी चीज़ें मिला के तो ये बहुत महंगी हो जाएगी। तो महंगी सामानों का कोई डिमांड करता है? ऑब्वियस नहीं करता है। लोग करते भी हैं तो बहुत कम संख्या में लोग करते हैं। तो इस चीज़ का लाभ जो है स्टेट को नहीं मिल पाता है। ठीक है, और इसीलिए बहुत सारी इकाइयाँ जो है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है, आप अपने देश के बड़े बड़े घराने जो है राज्य में उद्योग सेटअप करने की कोशिश नहीं करती हैं। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके साथ साथ देखिए, जो टैक्स हॉलीडे होता है ना, इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो मान लीजिए जो टैक्स हॉलीडे हो गया, मान लीजिए किसी और का उदाहरण नहीं देते हैं, आपका उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि आप घनश्याम हो, तो घनश्याम भाई साहब एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनको किसी राज्य में अपनी इंडस्ट्री की कोई, मान लीजिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करनी है बिहार के किसी रूरल एरियाज में। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जाएगा घनश्याम जी को कि भैया आप इंडस्ट्री सेटअप करो, 20 साल तक आप पर कोई टैक्स नहीं लगाए जाएंगे या 10 साल तक आप पर कोई टैक्स नहीं लगाए जाएंगे,
इवन इफ यदि आप उसके अलावा कोई लोन वगैरह भी लेते हो ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सब्सिडी वगैरह मिलेगी आपको, कम इंटरेस्ट रेट पे ब्याज मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ये घनश्याम जी को प्रमोट करेंगी, उनको दिखाएंगी, लालच देंगे कि भैया हाँ, हम यहाँ पे बिहार में यदि इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो हमको ये लाभ मिल सकता है, और बिना फियर के, फेलियर के फियर के हम इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियस जब इंडस्ट्री सेटअप होगा तो बिहार की जो बढ़ती जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी है, इस जो यूथ है और जो एम्प्लॉयमेंट की मांग है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोग काम करेंगे तो लोग पैसा कमाएंगे, लोग पैसा कमाएंगे तो ऑब्वियस जाके अपने लग्जरी में खर्चा करेंगे। जब खर्चा करेंगे तो किसी वस्तु की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो यही जो इकोनॉमी का सर्किल होता है वो चलती रहेगी और अर्थव्यवस्था जो है आगे बढ़ती रहेगी। माय डियर फ्रेंड, आई होप कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अभी तक बने हुए हो तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जो है अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। उसके बाद बात करी जाती है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सीमित कर दो भैया, या उसमें केंद्र का अंश जो है, जो भी योजनाएं भी बाकी रह जाती है उसमें 90% कर दो। देखिए होता क्या है, आप सोचोगे कि ये मतलब जो बिहार सरकार है क्या बेवकूफ़ है, ये क्यों कह रही है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं को सीमित कर दो। देखिए इसके पीछे का क्या लॉजिक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आराम से समझिएगा। ठीक है, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है, शांत मन से जो भी आप अपना समय व्यतीत कर रहे हो हमारे इस वीडियो लेक्चर के थ्रू, आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन करने वाला है। मान लीजिए कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आती है, तो उसमें ये एक तरीका होता है कि मान लीजिए कोई 100 रुपये का स्कीम है ना, तो इसमें जो है 60 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40 रुपया जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो मान लीजिए इसे मैचिंग ग्रांट बोलते हैं। ये 40 रुपया मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए रखा जाता है, इसको मैचिंग ग्रांट बोलते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट यदि दिखाती है कि हमारे पास 40 रुपया है, तभी ये योजना जो है स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करी जाती है। पैसा जो है ये 60 रुपया स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो भी स्कीम है ना, उनका मैचिंग ग्रांट जमा करने के लिए बिहार को हर एक साल 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए जो है अलग से दिखाने पड़ते हैं कि हमारे पास है, स्टॉक है। ये बहुत ज़्यादा बोझ है, राजकोषीय बोझ है बिहार सरकार पे। ठीक है, तो बिहार सरकार ये कहती है कि या तो इनका संख्या सीमित करो, और जो बचते भी हैं उनका 90:10 का रेशियो करो। जो ऑब्वियस जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना, जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, जैसे नागालैंड, असम, मिजोरम, मेघालय वगैरह, तो उनमें यही रेशियो चलता है। तो आप भी बिहार को ये रेशियो दीजिए ना, तो मतलब इससे क्या होगा, सरकार पे, जो राज्य सरकार पे है उस पर बोझ कम पड़ेगा इन योजनाओं का, और राज्य सरकार जो है अन्य जगहों पे खर्चा करेगी और लोगों का जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने में जो है अपना उसको सहायता प्रदान करेगी। तो आई होप कि इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब गार्ड नीति की बात कर लेते हैं। गार्ड नीति अलग से मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। गार्ड नीति है क्या, अब यहाँ पे गार्ड प्रबंधन नीति का मतलब आप ये समझ रहे होगे, या गार्ड से मैं समझा दे रहा हूँ। गार्ड का मतलब होता है कादों। आपने देखा होगा कि ना बिहार की जो सारी नदियाँ हर एक साल बाढ़ लाती हैं, तो अपने साथ बहुत सारी गार्ड लाती हैं और उसका डिपोजिशन कर देती हैं फील्ड्स में। तो फील्ड्स वगैरह में डिपोजिशन करती हैं, अर्थात खेतों में डिपोजिशन करती हैं। तो ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है, तो ये काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है। लेकिन वहीं जब इसी मिट्टी का जो है ना, यदि रिवर बेल्ट में डिपोजिशन हो जाता है तो वो बेल्ट भर जाता है, और ऑब्वियस जब कम पानी में भी ये जो रिवर का बेल्ट है ये लबालब हो जाता है और किनारों से ऊपर पानी जाने लगता है और आसपास के इलाकों में फैल जाता है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। तो ये जो रिवर बेल्ट में गार्ड जमा हो गए हैं ना, इसको निकालने के लिए, रिवर बेल्ट को गहरा करने के लिए जो है सरकार हमेशा डिमांड करती है कि भैया इस पे कोई नीति लाओ, कुछ पैसा दो हमें, और कुछ पैसा दे के उसके बाद हमें टेक्नोलॉजी वगैरह दो, ताकि हम ये सारी चीज़ें प्रबंधन करें और बिहार को बाढ़ से बचाएं। आपको पता होगा कि जो नॉर्थ बिहार का प्लेन है वो विश्व का सबसे फर्टाइल प्लेन है, और इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये कई सालों तक पूरे भारत को अन्न खिला सकता है हमारे फ्रेंड। ठीक है, तो हमने डिमांड वगैरह सब कुछ देख लिया। अब देखते हैं कि जो एक्चुअली है केंद्रीय बजट 2023-24, इसमें बिहार राज्य को मिला क्या है। तो देखिए, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में इस बार जो है 1,02,737 करोड़ रुपए मिलेगा आपके स्टेट को, जो 2022-23 के तुलना में 17,288 करोड़ रुपए अधिक है। 2022-23 में यह 95,509 करोड़ रुपए था। तो ऑब्वियस इतना जब पैसा मिलेगा तो सरकार जो है इन पैसों का विभिन्न योजनाओं में खर्चा कर सकती है, अपने राज्य में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह पे खर्चा कर सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ
भारत सरकार ने राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा करी है। अब पूंजीगत जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है ना, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब कि सरकार उन योजनाओं पे खर्चा करती है जहां से सरकार को कुछ जनरेट होगा, लाभ जनरेट होगा, आय प्राप्त होगा। तो इसको इन शॉर्ट यदि हम समझ लें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो 1.3 लाख करोड़ रुपए राज्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा, उसमें से बिहार सरकार को 8,000 करोड़ रुपए की राशि जो है लगभग मिलने की संभावना है। तो इनका जो है बिहार सरकार लाभ उठा सकती है। इसके साथ जो बिहार का जीविका मॉडल है, पूरे देश में धूम मचा रहा है। जीविका मॉडल एक पूरा केस स्टडी है और हम जो है आने वाले समय में बीपीएससी मेंस के लिए इस बार क्वेश्चन भी पूछा था, पूरा एक डिटेल इस पे केस स्टडी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में जीविका मॉडल का विशेष जो है उल्लेख किया गया है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अमृत काल के लिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए देश में 81 लाख स्वयं सहायता समूह को पेशेवर बनाने की घोषणा करी है और साथ में बिहार का जो जीविका मॉडल है उसे देश भर में लागू किया जाएगा। मतलब बिहार सरकार का ये सेंट्रल सरकार का ये टारगेट है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा एक और फैक्ट इसमें इंक्लूड है। 2012 में बिहार को 12,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मिला था। इसकी 95% राशि भी खर्चा हो चुकी है। तो राज्य सरकार कहती है कि भैया मुझे विशेष पैकेज दो, कुछ ऐसा दे दो, फ्री का कुछ पैसा दे दो ताकि हमारे ऊपर कोई ऋण का बोझ ना हो, हमारे ऊपर टेंशन ना हो और हम जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे खर्चा करें। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। पहला डिमांड था वो कि पैसा चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। उसमें क्या क्या मिला सरकार को ये देख लिया। उसके बाद योजनाओं के अंशदान में कोई भी बदलाव नहीं है। योजनाओं के अंशदान में ये मिसप्रिंट है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो 60:40 का रेशियो था अभी भी वही है, जबकि डिमांड क्या है 90:10 का। इसके साथ साथ देखिए बजट में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पर विशेष फोकस करा गया है। नीचे कमेंट करके बताओ कि टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कौन कौन से शहर आते हैं। ठीक है, कैसे माना जाता है कि कोई शहर टीयर 2 है, टीयर 3 है। तो विशेष फोकस है सेंट्रल गवर्नमेंट के इस बजट में टीयर 2 और टीयर 3 शहरों पर और बिहार के अधिकांश शहर जो है इसी श्रेणी में आते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रयास है ना, इसमें बिहार के अधिकांश शहर जो है लाभान्वित हो सकते हैं। वहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा और शहर का विकास हो सकता है। इसके साथ साथ बजट में जो है 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश से गोवर्धन योजना के तहत 500 नए कचरे से संपदा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वेस्ट टू वेल्थ ये प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये आने वाले समय में जो है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। टोटल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लान है। इससे जो है जब वे कचरे से संपदा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, इसमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर आदि शहरों में संयंत्र लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियस जब ये संयंत्र लगाए जाएंगे, जो कचरा का ढेर है शहरों में आप देखते रहते हो, वहाँ से जो है कचरे से तेल निकाला जा रहा है आजकल, गीले कचरे से। इसके साथ साथ जो प्लास्टिक वगैरह होती हैं उसको रिसाइकल करके फिर से नए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो ये जो सर्कुलर इकोनॉमी है जो है, इसको ज़्यादा जो है काफ़ी लाभ पहुंचेगा और शहरों में साफ सफाई भी बढ़ेगी। बजट प्रावधानों के अनुसार आने वाले कुछ महीनों में यदि रेलवे की बात करें तो 2 वंदे भारत ट्रेन बिहार को अलग अलग स्टेशनों से गुजरेगी। बिहार के अलग अलग स्टेशनों से बिहार का ये रूट प्रोवाइड कराया गया है, जिसमें पटना से हावड़ा रूट एक है और दूसरा वाराणसी से गया रूट एक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए इससे होगा क्या कि जो बिजनेस क्लास है, जो सर्विस सेक्टर के अपर लेवल पे स्टार्टअप पे लोग बैठे हुए हैं, जो मतलब आवागमन होते रहता है उनका एक शहरों से विभिन्न एक राज्य से दूसरे राज्यों में, तो वो कम समय में अधिक दूरी डिस्टेंस मतलब अधिक कवर कर लेंगे और जो अपना काम है उसे समय पे पूरा कर सकेंगे और जो समय बचेगा उसको और प्रोडक्टिव काम में जो है यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो गार्ड प्रबंधन नीति थी उसमें राज्य को कोई विशेष मतलब संभावना नहीं मिला है और ना ही कोई विशेष पैकेज मिला है। तो ओवरऑल ये एनालिसिस था। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।